हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 12th क्लास का हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। और हिंदी में चैप्टर नंबर ये 9 है। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज। जिसको कौन लिखे? जिसको लिखे है अपने नामोर सिंह। इसको लिखे हुए हैं प्रगीत और समाज को। यहाँ से हम सभी प्रश्न उत्तर को हम पढ़ने वाले हैं, यानी सभी प्रश्न उत्तर जितना भी यहाँ से प्रश्न उत्तर बनता है सभी प्रश्न को हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आपको पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। आप इसके तरह से कोई भी प्रश्न पूछेगा इस चैप्टर से तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम अब सबसे पहला 9 प्रश्न से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो जाकर फटाफट से आकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला 9 प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी। देखिए सबसे पहला प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना। देखिए आपको जो यह प्रगीत और समाज एक निबंध है उतना आपको इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो चलिए हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे। यानी आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल थे उनके काव्य आदर्श जो थे वह प्रबंध काव्य थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है कि मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। प्रबंध काव्य जीवन के संपूर्ण पक्ष को प्रकाशित करता है। आचार्य शुक्ल को यह इसलिए यह परिसीमित लगा क्योंकि यह वह गीत काव्य था। क्या था? वह गीति काव्य है। आधुनिक का ये उन्हें शिकायत भी थी। इसका कारण था कला की पुकार, जिसके फलस्वरूप यूरोप में प्रगीत मुक्त को यानी लिरिक्स को बोलते हैं, प्रगीत मुक्त को लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यह कहा जाने लगा कि अब यहाँ भी उसी का ज़माना आ गया है। यानी जो पहले इसमें जो यह बताया जाता है, जो मेनली आप बात करें जो आपका निबंध, इसमें बताया जाता है कि जो पहले जो कविताएं थी वे छोटी हुआ करती, लेकिन अब जो कविता है वो लंबी हो गया है, यानी किसी को कविता पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। इस प्रकार के बताया जाता है। इस तर्क के पक्ष में यह कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ है। यानी कौन पढ़ेगा यार ये लंबी कहानी, ये निबंध कोई नहीं पढ़ना चाहता है। सब छोटी छोटी मजेदार कहानियाँ कविताएं पढ़ना चाहते हैं जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। ऐसी धारणा बन गई है कि अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन को अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उदाहरणता वंश हो गई। यही कारण था कि जेवे ही प्रसाद की कामायनी, शेरसी का शस्त्र समर्पण, पंसोली की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, निराला के राम की शक्ति पूजा, तुलसी जैसे आख्यानक काव्य सामने आए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल संतोष व्यक्त किया। यानी कि इस प्रकार जो हम जानते हैं कि जब आपका चैप्टर थोड़ा बहुत बोरिंग लगता होगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी क्वेश्चन पूछे तो इसलिए थोड़ा समझना ही पड़ेगा। थोड़ा आप समझ लीजिए, क्या करेंगे, समझना ही पड़ेगा। समझ लीजिए। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं बताएगा, 4-5 से प्रश्न नहीं करेगा, ज़्यादा नहीं। अगला प्रश्न है कि प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? देखिए आपका ज़्यादा 10 मिनट में आपका पूरा खत्म कर देंगे, पूरी गारंटी है। 10 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट आपको समय हमको दीजिए, उसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे हम। यह है कि प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है, यही आपके बारे में आपको बताना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। लिखना है कि अपनी व्यक्तिता और आत्म प्रकटता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। प्रगीत धार्मिक कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है और न उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है। आधुनिक हिंदी कविता में गीति और मुक्तक में के मिश्रण से नूतन भाव भूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें प्रगीत की संज्ञा दी जाती है। सामान्य समझ के अनुसार प्रगीत धार्मिक कविताएं नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। यह सामान्य धारणा है। इसके विपरीत अब कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं जिसमें कुछ प्रतिवर्थ मिला रहता है, इन्हें पढ़ने तथा सुनने की किसी की फुर्सत अब नहीं है। यानी आप यह बताते हैं कि इसमें आप छोटी छोटी कहानियाँ कविता लिखनी चाहिए, क्योंकि अब बड़ी कविता कोई नहीं चाहता वो हम पढ़े, नहीं कोई चाहता ही नहीं है पढ़े। जिसको ज़रूरत है, आप स्टूडेंट है, आपको ज़रूरत है पढ़ने का, फिर भी आप मजबूरी में पढ़ रहे, जानते ही अच्छा नहीं लग रहा होगा फिर भी। तो क्या करते हैं? पर 3वां प्रश्न की वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताएं से क्या तात्पर्य है? वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविता से क्या तात्पर्य, इसका क्या मतलब है? आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविताओं की अर्थात व्यंजना में
क्या अंतर है यही आपसे बताना। देखिए नामवर सिंह पता नहीं क्या क्या रचनाएं करते रहते हैं, कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं लिख सकते थे क्या, यहाँ पर इतना बोरिंग लिखे हुए हैं, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा हो पढ़ते वक्त। चलिए समझते हैं इसको कि वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है। तो वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताएं प्राय लंबी होती है, यानी बहुत सारी लंबी होती है। यार क्या लिखते हैं, लंबी कविता नहीं लिखनी चाहिए, आपको पढ़ने में भी दिक्कत होती है। उनमें जीवन की किसी समस्या अथवा घटना का विस्तृत चित्रण रहता है। यह वस्तुनिष्ठ होती है, समाज निरपेक्ष होती है। आत्मपरक प्रगीत वस्तुनिष्ठ होती है। मुक्तिबोध के अधिकांश प्रगीत लंबे तथा आत्मनिष्ठ होते हैं। यानी इस प्रकार से लीजिएगा, आपका उम्मीद तो नहीं है ज़्यादा ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको पढ़ लीजिए आपका अगर पाठ में है तो। देखिए 4 प्रश्न के हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है। हिंदी कविता के इतिहास जो इसमें प्रगीतों का क्या स्थान है उस उदाहरण स्पष्ट करना है। तो लिखना है कि हिंदी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। इतना ही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। यानी गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी जो बहुत ज़्यादा भूमिका है वह निभाई। रामचरितमानस की महिमा एक निर्विवाद सत्य है, इस सत्य से किसी को इनकार नहीं। लेकिन विनय पत्रिका के पद एक व्यक्ति का अनारोदन मात्र नहीं, मानस के मर्मी भी यही मानते हैं कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है, पूरी युग की वेदना व्यक्त हुई है और उनकी चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। तुलसी के अलावा कबीर, सूरदास, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश शर्तों ने प्रायः ये दोहे और गे पद ही लिखे हुए हैं। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ होता है। यानी कि क्या इसमें कहा जा रहा है कि जो कवि माना जाता है, यानी कि जो विद्यापति को पहले कवि माना जाता है, तो आज समझ लीजिए हर कविता गीत के जैसा ही होता है, जिससे विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का कोई उदय सामान्य घटना नहीं बल्कि एक नए प्रगीतात्मक लिरिजन्स के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़िर जर्जर दीवारें हिल उठी है, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य ज्ञान के लिए संजीवनी सिद्ध हुई है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि लोकसभा की परिष्कृत प्रगीतात्मक का उन्मेष भारतीय साहित्य की अद्भुत घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत के सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई है। देखिए आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी पढ़ लीजिए, क्या करेंगे समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन जो होता है इसमें आपको हर एग्जाम देखेंगे और हर साल इसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो अब आइए अगला प्रश्न है क्या है कि आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न हुई, गुरुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है। यही आपसे पूछा जाए तो यही आपको बताना है। चलिए इसको समझते हैं कि आधुनिक प्रगीत काल का उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ तथा उसके बाद इसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। इसके भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता नहीं होती, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता उससे कहीं अधिक होती है। इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों का काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि हुए और आकाशदास होने प्रबंधात्मक काव्य की ही लिखे, उन्हें जिन्हें उस समय ज़्यादा सामाजिक माना गया। रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे और उनकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता है। इस प्रकार आधुनिक प्रगीतात्मक भविष्यवाद थे भिन्न थे तथा गुरुप्त जी आदि के प्रबंध से ये विशिष्ट थे। और ये देखिए आपका ये ज़्यादा प्रश्न नहीं था, हमने कहा था आपका 6 था, हमने 6 आपको बता दिया। तो आज का क्लास कैसा लगा, छोटा सा क्लास, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वह चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो कर लेंगे। लेकिन 10 मिनट का आपको समय मांगे थे, देखिए अभी 9 मिनट ही हुआ है, आपको पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिए।